Let's see what is this. So suppose that Delhi witnesses only two types of days, rainy day or sunny day. Probability that a rainy day is followed by a rainy day. So rainy day के बाद rainy day आएगा, इसकी probability है 0.8. ठीक है. तो probability that second day will be a rainy day, given that पहला दिन rainy day आ चुका है, वो है 0.8. ठीक है. उसके बाद तो सिमिलरली हम ये भी बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी की दूसरा सनी डे आएगा, गिवन दैट पहला टाइम पीरियड रेनी डे रह चुका है, दैट इज 0.2. ठीक है. दूसरा प्रोबेबिलिटी दैट अ सनी डे इज फॉलोड बाय अ रेनी डे इज अ सनी डे इज फॉलोड बाय अ रेनी डे. तो पहले सनी डे हुआ, उसके बाद रेनी डे हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6. तो प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड वुड बी रेनी गिवन दैट द फर्स्ट वन इज सनी इज 0.6. ठीक है. सिमिलरली अब इसी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि probability that the second will also be sunny given that the first one was sunny was 0.4, right? So find the probability that that find the probability that a rainy day is followed by a rainy day, then a sunny day and another rainy day, right? So basically क्या चाह रहे हैं ये लोग कि इस चीज की probability बताओ. Probability कि पहले गिवन दैट पहला दिन रेनी था. ठीक है. प्रोबेबिलिटी दैट अ रेनी डे इज फॉलोड बाय, उसके बाद क्या आया, सेकेंड डे वॉज रेनी. ठीक है. या फिर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो कि सेकेंड डे वॉज रेनी, उसके बाद थर्ड डे वॉज सनी, एंड देन द फोर्थ डे वॉज रेनी, लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अस. तो ये कब होगा, ये कब होगा कि सेकेंड डे रेनी हो, फिर उसके बाद सनी डे हो, फिर उसके बाद रेनी डे हो, राइट? तो हमें तो चीजें कंसेक्यूटिवली होने की आ, मतलब मुझे तो ये पता है कि देखो, ये पूरा प्रोसेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड डे शुड बी रनी गिवन दैट फर्स्ट डे इज रेनी. मेरे लिए जो चीज रेलेवेंट है वो सिर्फ है इमीडिएटली पीछे वाला टाइम. ठीक है. अब सेकेंड डे अगर रेनी हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके अगला सनी डे होना चाहिए. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड वन इज सनी गिवन दैट द सेकेंड वन इज रेनी. राइट. क्योंकि हमारे लिए जो चीजें हमने बताई है वो क्या है, सिर्फ इमीडिएटली एक दिन पहले के हिसाब से चीजें बताई हुई हैं. कि पहले दिन रेन हुई तो अगले दिन रेन होगी, पहले दिन रेन हुई तो अगले दिन सनी होगा, ये बता दिया. पहले दिन सनी था तो अगले दिन रेन होगी, पहले दिन सनी था तो अगले दिन सनी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटीज बता दी. तो मुझे अगर ये प्रोसेस बनाना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, भाई अगले दिन बारिश होनी चाहिए, उसके अगले दिन सनी होना चाहिए, और फिर उसके अगले दिन क्या होना चाहिए, रेनी, गिवन दैट उसके पहले सनी था. ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? सो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? दिस इज व्हाट वील डू बिकॉज दिस इज हाउ वील अचीव दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. इसी तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को अचीव करेंगे. ठीक है. तो ये कितना होगा, रेनी रेनी 0.8, रेनी सनी 0.2, फिर उसके बाद सनी रेनी 0.6. तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 8.
96 0 point this is the probability that we have. Okay, so we'll just multiply this and 12, so in दोनों multiply किया तो 12 12 8 96, yeah, yes, हाँ, और then 3 decimals, so this is the probability. अब उसके बाद एक चीज जो है, 2 sunny days and then a rainy day, 2 sunny days and then a rainy day, no sunny day for 3 consecutive days and then rain 2 days later, 2 दिन बाद रेन हो, तो इसका मतलब क्या था कि पहले दिन रेन थी, है ना, गिवन दैट फर्स्ट टाइम इट इज रेन्ड, सेकेंड डे रेन हो, तीसरे दिन सनी हो और चौथे दिन रेन हो। इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 सनी डे होने चाहिए देन अ रेनी डे, तो S2 S3 देन R4 ये चाहिए इनको। नो सनी डे फॉर 3, मतलब एवरी टाइम इट शुड रेन ओनली, राइट, एंड देन रेन 2 days लेटर, सो इफ यू वांट रेन टू बी आफ्टर 2 days, तो S2 S3 होगा और फिर रेन होगी 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद। ओके, सो नाउ यू सी, ये जो पार्ट है ना, इसमें इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 2 दिन के बाद रेन होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहले रेन नहीं हो सकती, राइट, सो वी हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज हियर। ठीक है, तो वी कैन हैव मल्टीपल केसेस हियर इन द फोर्थ पार्ट। सो पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 में क्या करोगे आप, 2 sunny days, so basically you're trying to find out S2 S3 R4 given that the first time it was raining, so this is nothing but S2 given R1 and then S2 S3 and then R4 given S3. This is what you'll do. So what is this? S and R. S and R will be 0.2, S and S will be 0.4, and R and S will be 0.6. So that gives me 0.048. ठीक है, and then the third part, we want no sunny day for 3 consecutive days. So we want it to rain only. R2, R3, R4. So that is probability that R2 given R1, then probability R3 given R2, then probability R4 given R3. So that is 0.8 3 times, 0.8 whole cube. Okay, so 64 times 8, yeah, 0.64 times 0.8, so that gives me think this, so that is this. No, it should be 512, yeah, this is the probability, and the fourth part is slightly more involved. फोर्थ पार्ट में किस चीज की बात हो रही है, रेन्स 2 days लेटर, उसके पहले क्या हुआ हमको नहीं पता, राइट, तो पहले दिन रेन हो गई, फिर चौथे दिन रेन होनी चाहिए, यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, राइट,
तो इसके लिए R2 R3 हो सकता है, ठीक है, R2 S3 हो सकता है, S2 R3 हो सकता है, एंड देन H2S3 भी हो सकता है, राइट। ये 4 केसेस हैं, है ना। तो हमने जो चीजें निकाली हैं उसमें देखो, हमेशा आखिरी दिन रेन हुई है। 3 केसेस जो देखे हैं, यहाँ पे आखिरी दिन रेन हुई है, फिर रेन हुई है, फिर तीनों दिन रेन हुई है। तो 3 केसेस तो हमने ऐसे निकाल लिए। जो एक केस रह गया, ये देखो, ये सारे रेन वाला केस हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? इसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.512, ठीक है। पहले बार रेन हुई, और फिर सनी था, और फिर रेन हुई, जो कि फर्स्ट केस था, दैट इज 0.096। सिमिलरली ये सेकंड टाइम रेन, सनी था फिर रेन हुई, वो नहीं हमने कंसिडर किया। और बाकी दोनों टाइम सनी थे फिर रेनी हो गया, वो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो हमें सिर्फ ये वाली प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कि पहले प्रोबेबिलिटी दैट it was sunny the second day, rainy the third day, and rainy the fourth day, given that the first day was rainy, right? तो ये कैसे होगा? Probability of S2 given R1, probability of R3 given S2, probability of R4 given R3, ठीक है। तो S given R कितना है? 0.2। R given S कितना है? 0.6। एंड R गिवन R कितना है? 0.8, ठीक है। तो दिस इज 0.8, सो 12, एंड देन दिस इज अगेन 0. दिस, ये वही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0. तो हमें तो क्या निकालना है कि आखिरी सेकेंड डे रेन हो। तो उसके लिए ये चारों पॉसिबिलिटीज कंसिडर की जा सकती हैं। तो वील जस्ट ऐड ऑल दीज 4 पॉसिबिलिटीज। सो प्रोबेबिलिटी that there is R4, given that first day it was raining, that will consist of all these 4 cases, ठीक है। तो that will just be 0.512 plus 0.096 plus 0.096 plus 0.048, ठीक है। 0.512 plus 0.096 plus 0.096 plus 0.048. So that gives us probability 0.752. This is the probability that we are getting that it will rain the after 2 days. पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, after 2 days it will rain, ठीक है। So that is how we can go ahead and proceed with this particular part. So this is question number 4, part number A, ठीक है। So ये question number 4 part number A हो गया। Now we'll move on to question number 4 part number B, ठीक है। चलो, okay, so इसमें we have 2 parts, okay, fine. So let's first read the question and then let's see what is given to us. So the time t in days required for the completion of a contracted project is a random variable with PDF this, ये PDF दिया हुआ है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा उस चीज की प्रोबेबिलिटी, उस चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। एंड ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया whenever time is greater than 0 and 0 otherwise. Suppose that the contracted project must be completed in 15 days. इसको 15 दिन में कंप्लीट करना है। If t is less than 15, there is a cost of finishing the project
कॉस्ट इज दिस, जो भी आपको टाइम लगेगा। एंड अगर टाइम 15 से ऊपर चला गया तो कॉस्ट हो जाएगी ये। ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट निकालनी है आपको। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो जो चीजें दी हुई हैं वो लिखते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है वो है कि एफ ऑफ टी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 0.1 e minus 0.1 t for all t greater than 0, and it is 0 if t is लेस देन 0। तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता, अदरवाइज लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गई पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी हुई है कि जो भी आपको टाइम लगता है ना प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, वो अगर 15 से नीचे है तो आपकी कॉस्ट होगी 5 × 15 - t। और अगर आपको टाइम जो फिनिश करने में लगता है वो 15 से ऊपर है, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 10 × t - 15। ठीक है, एंड 15 के केस में 0 ही आ रही है, तो 0 अदरवाइज। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो देखो, तो इसमें ना देखो दो केसेस हैं। या तो आपका टी वैल्यू 15 से छोटा होगा कंप्लीशन टाइम, या फिर आपका कंप्लीशन टाइम 15 से बड़ा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर completion time is less than equal to 15? In that case, what is your cost? Your cost is 5 times 15 minus t, ये हो जाएगा। Plus, what is the probability that your completion time is greater than 15? And then हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 टाइम्स t - 15। राइट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे ही निकलेगी, जो आपका एक्सपेक्टेड नंबर है इनटू द अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी। जो आपका एक्सपेक्टेड नंबर है इनटू द अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी। राइट, वी डू दैट। तो अब ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर कॉस्ट will be I mean not your cost, your time of completion will be less than 15। तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को 0 से लेके 15 तक इंटीग्रेट करोगे। दैट इज हाउ यू फाइंड, बिकॉज आपको पीडीएफ दिया हुआ है, सीडीएफ एट 15 वैल्यू निकालनी है आपको। राइट, तो आप क्या करोगे, यू विल बी इंटीग्रेटिंग इट, यू विल बी डूइंग दिस इंटीग्रेशन 0 to 15। ठीक है, एंड देन 0.1 e⁻−0.1 t। ठीक है, okay, wait, guys. I think I wrote it a little bit in a different manner. हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स। सो देखो, इट्स लाइक माई कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, एंड आई हैव एफ ऑफ टी एज वेल गिवन। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट होगी दैट विल बी एफ ऑफ टी
into c of t dt in the appropriate range minus infinity to infinity। यूजुअली लिखने का तरीका ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो डिफरेंट बाइफरकेशंस हैं, 15 लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 15, राइट। तो लेस देन 15 में 0 to 15 अगर आप करते हो तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आती है, 0.1 ई पावर माइनस 0.1 टी। एंड व्हाट इज माय कॉस्ट, द form that the cost takes is 5 into 15 minus t dt. This is what we would do। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, एफ ऑफ, लेट्स से एफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी होती है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स एंड देन यू इंटीग्रेटेड अप्रोप्रिएट रेंजेस के बीच में। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स निकालनी होती है तो भी आप ऐसा ही करते हो, एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स and then you integrate between appropriate ranges। So we have a similar pattern here for cost, but it's just that कि हमारी जो cost function है वो अलग अलग रेंजेस में अलग अलग नंबर ले रही है। सो वी विल ऑल्सो ब्रेक डाउन दैट इंटीग्रेशन अप्रोप्रिएटली। तो पहले केस में ये इंटीग्रेशन हो गया एंड देन दूसरे केस में जो इंटीग्रेशन है वो ये हो गया, plus from 15 to infinity, this is 0.1 e power minus 0.1 t, and then this takes value 10 into t minus 15 dt। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देंगे, जो चीज कॉमन आ रही है उसको आप कॉमन ले लो एंड देन रेस्ट कैन बी केप्ट एज इट इज। सो पहला जो इंटीग्रेशन है वहां पे क्या हो जाएगा, वी हैव 0.5 बिकॉज दिस इज 0.1, दिस इज 5, ये हमने बाहर निकाल दिया, 0 to 15 e पावर माइनस 0.1 t एंड देन दिस इज 15 माइनस t, ये हो गया dt एंड देन प्लस दिस इज, अब ये 0.1 इंटू 10 जो है वो क्या हो जाएगा, 1। सो this will just be 15 to infinity e power minus 0.1 t and then this going from t minus 15 dt, right, ये हो जाएगा। तो अब जो है अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब अगला जो पॉइंट है वो क्लियरली ये देख सकते हो आप कि अगर आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0.5 0 to 15 e पावर माइनस 0.1 t इंटू 15 dt माइनस 0.5 इंटीग्रेशन 0 to 15 e पावर माइनस 0.1 t इंटू डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सपैंड कर दिया अगर हमने तो दिस इज व्हाट विल हैपन एंड देन प्लस इसको 15 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस 0.1 टी एंड देन दिस इज इंटू टी, ओके, एंड उसके बाद माइनस ऑफ 15 कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर भी लेके जा सकते हैं, बाहर ले लेते हैं इसको, 15 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस 0.1 टी डी टी, ये हो जाएगा, राइट। यस, दिस इज व्हाट वील गेट एंड देन अब हमें देखो इसका इंटीग्रेशन आराम से पता है, इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली पता है, ये जो दोनों इंटीग्रेशन है ये सिमिलर ही है। इसके लिए हमें आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या करते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो पहले इसको देख लेते हैं। सो व्हाट इज दिस, 15 टाइम्स 5 इज 75, सो दिस इज 7.5
and then this integration will be e power minus 0.1 t, तो as it is रहेगा और नीचे minus 0.1 हो जाएगा, and limit going from 0 to 15. this is one thing. इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो इधर -15, अगेन ये सेम चीज ही रहेगी, -0.1 t एज इट इज, -0.1 नीचे चला जाएगा, एंड देन दिस विल बी फ्रॉम 15 to infinity. ये एक चीज हो गई, ये तो हमने इसको कर दिया, ठीक है. अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये वाले दो दो पोर्शंस को, ये और ये, तो यहाँ पे एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग आइलेट रूल. आइलेट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में आप डिवाइड कर देते हो फंक्शन को. एंड दिस इज inverse trigonometric, this is logarithmic, this is algebraic, this is trigonometric, and this is exponential. तो इस सीरीज में जो नंबर, जो टाइप ऑफ फंक्शन पहले आया है उसको फर्स्ट फंक्शन मान मान लिया जाता है. तो एल्जेब्रा t is a algebraic function, e power minus 0.1 t is a exponential function. So algebraic function will be given the first function status. ठीक है. तो अगर आप ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो t e पावर माइनस 0.1 t, ये इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आप t को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा जाता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो t का डेरिवेटिव dt डिवाइडेड बाय dt, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरी चीज का फिर से इंटीग्रेशन. इस तरीके से आइलेट रूल में इंटीग्रेशन होता है. आई थिंक ये आपने ट्वेल्थ में भी किया होगा आइलेट रूल के हिसाब से. सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये टी इंटीग्रेशन अगर आप इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, e पावर माइनस 0.1 t, एंड देन दिस इज -0.1, ठीक है, माइनस डी टी बाई डी टी 1, this will be e power minus 0.1 t divided by minus 0.1 again, and then this entire thing, इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन फिर से करना है. तो ये t e पावर माइनस 0.1 t डिवाइडेड बाय माइनस 0.1, ठीक है, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे माइनस माइनस प्लस 1/0.1, ठीक है, और ये फिर से हो जाएगा e पावर माइनस 0.1 t, और नीचे हो जाएगा -0.1. ये फिर से इस तरीके से ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, एंड देन इसको आप अप्रोप्रिएट रेंजेस के अंदर अपनी लिमिट लगा सकते हो, ठीक है. तो ये जो नंबर है ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस ये ऊपर चला जाएगा 10t e पावर माइनस 0.1 t, और यहाँ पे फिर से माइनस आ गया और ऊपर हो जाएगा 100 e पावर माइनस 0.1 t, ठीक है. तो अगर आप चाहो तो ये नंबर डायरेक्टली यूज कर सकते हो. तो अब हम लोगों को ये पार्ट तो हमने कर लिया था, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 0.5 0 to 15 लिमिट लगानी है, एंड देन दिस इज 15 to infinity लिमिट लगानी है, ठीक है. तो इसमें अगर आप 0 to 15 लिमिट लगाओगे इन दिस, तो जब आप 0 पुट करोगे so here if you put the limit 0 to 15, what do you get? -150 e power -1.5 -100 e power -1.5, ठीक है. एंड 0 जब आप रखते हो तो ये एक टर्म हो गई, -0 पे ये तो टर्म 0 हो जाएगी, और जब इधर 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -100, 0 e power 0 is 1, so this is what you will get. So ultimately this is -250 e power -1.5 plus 100. ये तो एक हिस्सा हो गया, ठीक है. और दूसरा हिस्सा जो हमें निकालना था, दिस वाज वन पार्ट, हमने अभी ना ये निकाला है, ये वाला हिस्सा निकाला है,
और इसको हमें 1/2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। और इसको, इस हिस्से को इंफिनिटी एंड देन 15। तो सिमिलरली इस पोर्शन को अगर आप लिमिट लगाओगे 15 टू इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा? दिस इज अगेन, देखो अब इसमें क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन और आती है हमारे पास, विच इज कि अगर मैं इस पार्ट को यूज करूं, तो ये इंफिनिटी, यहाँ पे टी की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे और नीचे यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, तो ये नीचे ई पावर 0.1 इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, राइट। तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वील हैव टू पुट द लिमिट वैल्यू। तो जब आप लिमिट वैल्यू यूज करोगे तो आपको यहाँ पे लॉपिताल जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लॉपिताल जरूर लगाओगे, फॉर फाइंडिंग द लिमिट एट इंफिनिटी यू विल बी गेटिंग -10। टी का तो जो डेरिवेटिव है वो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस समथिंग समथिंग का जो ई पावर 0.1 टी एज इट इज एंड 0.1 हियर, ठीक है। तो जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे इस पर्टिकुलर वैल्यू में, so this number will tend to zero. So that is what we'll have here. And similarly जब आप infinite, तो ये value tends to zero हो जाएगी। This value, if you put t again infinity here, denominator में infinity, तो overall term tends to zero. So for infinity term everything is tending to zero, and then we will have minus of everything minus 10 into 15, which is 150 e power -1.5, and then -100 e power -1.5. This is what we'll get, ठीक है। तो अब ये सारी चीजों को अगर आप क्लब कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको और इस हिस्से को क्लब किया तो क्या आया? माइनस ऑफ -250 e पावर -1.5, ये तो हो गया पहला पार्ट। और जो दूसरा हिस्सा था उसके हिसाब से जब इंटीग्रेशन किया तो ये आया, ठीक है। और इसको हमें 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1/2 we will have, -1/2, and what is the number that we have here? -250 e power -1.5, and here we will have +100। तो ये तो दो पार्ट ये हो गए, और मुझे एक पार्ट इसको भी सॉल्व करना है, which is this. This is also supposed to be solved here. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारी चीजें कंबाइन करके हमारा आंसर फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो लेट्स सी। So if I do, I'm just solving for this part now, okay? If I solve for this part, I will be getting -7.5, और नीचे 0.1 है तो वो 77.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ई पावर -1.5 हो जाएगी पहले, ठीक है। और फिर जब आप जीरो रखोगे, पावर 0 is 1, सो दैट मीन्स -1, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस करोगे तो इधर प्लस, और ये हो जाएगा 150, और इधर इंफिनिटी वैल्यू रखोगे तो 1/∞ विल टेंड टू 0, माइनस, एंड देन आई हैव 15 वैल्यू, तो e -1.5, दिस इज द वैल्यू दैट आई हैव। तो ये वैल्यूज यहां से आई है,
और ये चार वैल्यूज हमारी, ये दो वैल्यूज हमारी यहां से थी। तो ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन ये प्लस 250 e⁻−1.5 प्लस 250/2 e⁻−1.5 एंड देन -50, ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, -75 e⁻−1.5 +75 एंड देन -150 e⁻−1.5, ये पूरा एक्सप्रेशन। ये और इसको आप क्या करोगे, 250 और 250 का आधा होता है 125, विच इज 375 एंड देन -50। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, this is 150 and 75. What does that make it? 225 minus 225 e⁻−1.5, and then this is 375 e⁻−1.5, and that gives me 25. This is, if I simplify this further, that gives me 75 from here and 75 from here. So 150 e⁻−1.5 plus 25. So that should give me, it's been a long calculation. So 150 into e raised to the power 150 e raised to the, okay. E raised to the power -1.5 into 150 plus 25. Yeah. So that if I solve, I get 58.4695. Approximately, this is what we'll get. And this is my expected cost of project completion. I know this was long, so let me just give you a recap again. What did we do actually? तो देखो हमने सिंपली क्या किया, ये हमारे को पीडीएफ दी हुई है और ये हमको कॉस्ट दी हुई है, हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो इसके दो हिस्से बनेंगे, ठीक है। एक तो व्हेन 0 to 15 वी आर डीलिंग विथ, सो व्हेन द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 0 to 15, व्हेन टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 15 to infinity, ठीक है। और फिर एवरीथिंग दैट इज देयर इज बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन, एवरीथिंग इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक तो नॉर्मल तरीका जो है वो, और इसमें आइलेट रूल भी लगेगा। तो दिस would have been a longer question, so अगर एग्जाम में आता है तो you should have avoided it because it will take a lot of time at your end. So yeah, okay. So they would just testing your integration skills in this particular case in by separating it out, and यहाँ पे आपको pilot rule लगाना है, ठीक है। All right, so this was question number 5B part first, and then 5B part second. What is that? Let's see. This is the next part. Let's see this. Okay.
सो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट. Consider the experiment where the product items are being inspected for the presence of a particular defect until the first defect product is found. तो आप तब तक डिफेक्ट आइटम्स को ढूंढते रहते हो जब तक आपको पहला डिफेक्टेड पीस नहीं मिल जाता. ठीक है. लेट एक्स डिनोट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट यू हैव इंस्पेक्टेड. ठीक है. सपोज a product item is defective with probability p. कोई भी आइटम जो है डिफेक्टिव है with probability p and not defective with probability 1 minus p, right? ठीक है. So independent of other product items, find expected value of x. What is this going to be? ठीक है. आपको expected value निकालनी है. ठीक है. Find the expected value in terms of p where the PMF is given by this. PMF आपको दे दिया है. तो ये एक्चुअली किस चीज की बात कर रहे हैं? दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. ओके. सो नाउ p just have to find the expected value. PMF is given to us. Okay. So अब इसमें ना x की वैल्यू हो सकता है एक ही आइटम चेक करना पड़े, पहला ही आइटम डिफेक्टिव हो जाए, फिर हो सकता है दो, हो सकता है तीन, हो सकता है ऐसे ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, राइट? सो अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू तो होगी हमारी समेशन एक्स इंटू पी एक्स. एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, राइट? ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करो. समेशन 1 टू इंफिनिटी एक्स, पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस पी एक्स माइनस 1 पी. ये है. ठीक है. चलो जी. तो अब पहले है क्या ये वैल्यू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जो पैटर्न होगा उसको कॉमन ले लेंगे. तो पहले देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1. तो ये नंबर क्या हो जाएगा? पी इंटू 1 माइनस पी. 1 माइनस पी की तो पावर 0 हो जाएगी, तो ये पहला हो जाएगा पी. फिर एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो 2. ठीक है. और इधर हो जाएगा p इंटू 1 माइनस पी. फिर x की वैल्यू 3, 1 माइनस पी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा p. ये कहानी ऐसे चलती रहेगी. ठीक है. अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? हम तो भाई इसमें से p कॉमन ले सकते हैं. ठीक है. p कॉमन लिया, क्या हुआ? 1 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस पी प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस वट एवर वट एवर वट एवर. ठीक है. अब देखो, मैं ना ये जो अंदर चीज लिखी हुई है उसको s बोल देती हूँ. ठीक है. ये टोटल सम है और इसको बोल देती हूँ कि ये सम है एस के बराबर. ठीक है. तो एस क्या है? 1 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस पी प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस पी होल स्क्वायर. ऐसे है, सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे होगा. हाँ. ठीक है. और फिर इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है. अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस पूरे प्रोडक्ट को ना 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करती हूँ. मैं इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी है उसको 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करती हूँ. तो क्या होगा? 1 माइनस पी इंटू एस किसके बराबर हो जाएगा? 1 को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 2 को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा? 2 टाइम्स 1 माइनस पी होल स्क्वायर. प्लस ऐसे ऐसे कहानी चलती रहेगी. यहाँ पे 4 टाइम्स 1 माइनस पी होल क्यूब होगा. ऐसे चलती रहेगी. फिर यहाँ पे पी 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ये 3 1 माइनस पी होल क्यूब हो जाएगा. अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ. इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या होगा? एस माइनस 1 माइनस पी एस. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 1. अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, हर जगह क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से 1 माइनस पी आया, यहाँ से 1 माइनस पी स्क्वायर आया. ये ऐसे कहानी चलती रहेगी, राइट? तो ये फिर जीपी बन गई आपकी. तो ये क्या हो गया? यहाँ पे s माइनस s प्लस p टाइम्स s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस p 1 माइनस p प्लस
इस तरीके से कहानी आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ जीपी विथ कॉमन रेशियो। 1 - p है हमारा कॉमन रेशियो, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये 1 - p विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है सम। तो ये जो सम है कितना हो जाएगा? a/1 - r। a की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 - r। r कितना है? 1 - p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? p टाइम्स s इज इक्वल्स टू दिस। p टाइम्स s इज इक्वल्स टू 1 - 1 - 1 प्लस p। तो ये p s इज इक्वल्स टू 1/p, राइट? तो ये जो s की वैल्यू है ये 1/p² आ गई, राइट? s की वैल्यू आई है 1/p², काइंडली नोट। और s क्या था? ये था s। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वाज p टाइम्स s। तो p टाइम्स s कितना है? 1/p। So your expected value in this particular case is going to be 1/p. All right. So that is how we can go about doing the expected value of this geometric series. It's going to be 1/p. ठीक है, तो ये हमने जो है वैल्यू निकाल दी है। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो, तो ये दो पार्ट थे, दिस वाज फॉर 10 मार्क्स। एंड देन ए पार्ट जो है, अगर आप ए पार्ट देखो, दैट वाज आल्सो फॉर 5 मार्क्स। सो दिस इंटायर क्वेश्चन वाज फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, सो ये हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। दीज दिस कंक्लूड्स योर फर्स्ट सेक्शन। 4 क्वेश्चंस थे आपको अटेम्प्ट जो करने थे पेपर में, पेपर पैटर्न के हिसाब से। So question one was compulsory, and then you had to attempt any 2 questions out of 2, 3 and 4। ठीक है, so थोड़ा सा देखो कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से कर सकते हो। So basically आपको 3 क्वेश्चंस करने थे, and 45 मार्क्स। सेक्शन ए carried 45 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, all right, so I hope this was helpful, and we'll see you in the next session. Okay, thank you so much.